हेलो बेटा, वेलकम वंस अगेन। तो बेटा, कल हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड। कल मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड इन लिक्विड है वो किस तरह से आपके पास होता है। सॉलिड के अंदर जब लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। आज हम लोग बात करेंगे बेटा गैस इन लिक्विड। आज किसकी बात करेंगे बेटा? गैस इन लिक्विड। तो अब क्या करना है आपने, अगर सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए बेटा, या आपके पास कोई भी एक बीकर है जिसके अंदर कोई भी एक लिक्विड प्रेजेंट है। कल मैंने आपको बताया था 100 ग्राम ऑफ लिक्विड आपने लेना है, ये बता रहा ना बेटा। आज क्या करो, 1 cc। आज इसकी वॉल्यूम ले लीजिए बेटा, और इसकी वॉल्यूम कितनी लेनी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितनी लेनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, उसके अंदर जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगी, क्या है बेटा? 1 cc वॉल्यूम ऑफ द गैस और लिक्विड, 1 cc ऑफ द लिक्विड, उसके अंदर जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगी वो क्या होगी बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। वो क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। बात समझ में आई बेटा? जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड के अंदर, वो आपके पास क्या है, ये बात क्लियर होगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लिक्विड के अंदर जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो सकती है वो आपके पास क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। अब कुछ गैसेज ऐसी होती हैं बेटा जो पानी में बहुत ही कम घुलनशील होती हैं। कुछ गैसेज क्या होती हैं? ऐसी होती हैं जो पानी में नाम मात्र की घुलनशील होती हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इस तरह की गैसेज क्या होती हैं? पानी में बहुत ही कम घुलती हैं। जबकि कुछ गैस ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर बहुत ज्यादा घुलनशील होती हैं, जैसे अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोल्यूबिलिटी है डिफरेंट गैसेज की डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर, वो क्या, डिफरेंट गैसेज के अंदर वो क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। जो सोल्यूबिलिटी है डिफरेंट गैसेज की डिफरेंट जो है सेम लिक्विड के अंदर भी वो क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। जो सोल्यूबिलिटी आपके पास होती है लिक्विड की, जो गैस की लिक्विड, वो जनरली मापी जाती है बेटा मोल फ्रैक्शन या फिर जो है एंड मोलरिटी की टर्म। जो भी सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की, जो भी क्या बेटा सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की, वो किस में मापी जाएगी? मोल फ्रैक्शन। एक्स ए मींस क्या बेटा? मोल फ्रैक्शंस एंड मोलरिटी। मोल फ्रैक्शन या मोलरिटी की टर्म में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर उसको मेजर करेंगे। बात समझ में आई बेटा? पक्का इतनी बात सबको क्लियर होगी। अब अगर बात की जाए वो फैक्टर कौन से हैं जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिपेंड करती है, तो वो फैक्टर क्या है बेटा? मेनली हमारे पास तीन फैक्टर हैं। पहला हमारे पास होता है वही नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब नेचर ऑफ द गैस एंड द नेचर ऑफ लिक्विड इन विच इट्स डिसॉल्व्ड। मैंने अभी बताया था कि जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये बहुत ही लेस अमाउंट में सोल्यूबल होती हैं बेटा। किसमें? लेस अमाउंट में सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर। जबकि आपके पास क्या होती है? CO2 आपके पास है, एमोनिया गैस है, HCl गैस है, ये क्या होती है? लार्ज अमाउंट में सोल्यूबल होती है। ये क्या होती है बेटा? लार्ज अमाउंट में सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप लोगों के पास गैस का नेचर मीन सोल्यूट का नेचर चेंज हुआ तो आपके पास क्या हो जाएगी? सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड आपके पास क्या है? जो ये गैसेज है जैसे मीथेन गैस है, इथेन गैस है, वो क्या है? बहुत ही लेस अमाउंट, मीथेन है जैसे, वो बहुत ही लेस अमाउंट में सोल्यूबल है वाटर के अंदर। लेकिन बेंजीन के अंदर क्या है बेटा? वो लार्ज अमाउंट में सोल्यूबल है। लार्ज अमाउंट में क्या है? सोल्यूबल है।
तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि हर गैस जो होती है आपके पास में उसकी सोल्यूबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है और वहीं से उसकी क्या आती है सोल्यूबिलिटी हमारे पास आएगी। बात समझ में आई बेटा? पहला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा जो नेचर होता है वो होता है टेम्परेचर का। जो सोल्यूबिलिटी होती है बेटा किसी भी गैस की किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, आप लोग ऐसे याद रखिए, जो सोल्यूबिलिटी है ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड वो क्या करती है बेटा डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा जो इफेक्ट है बेटा वो क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस वो क्या करती है बेटा डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। क्यों डिक्रीज करती है उसका कारण मैं आपको कल भी समझा चुका था, क्या होता है वही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कारण क्या होता है बेटा उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होगा जब आप लोग किसी भी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं बेटा तो रिएक्शन जो आपके पास टेक प्लेस करती है या जो सॉल्यूशन आपके पास बनता है साथ में आपके पास क्या आती है बेटा हीट, मींस हीट रिलीज हुई है। और आपको पता है अगर हीट रिलीज होगी तो वो रिएक्शन कौन सी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो भी इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाता है बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी गैस की वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। बात समझ में आई बेटा? पक्का टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर होगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट का क्लियर होगा। थर्ड जो इसमें इफेक्ट होता है बेटा वो आपके पास होता है प्रेशर। थर्ड जो इफेक्ट है बेटा वो क्या होता है प्रेशर का। यही इफेक्ट क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इफेक्ट आपके पास है। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो सबसे महत्वपूर्ण है और ये एक लॉ होता है जिसकी सहायता से दिया जाता है। उस लॉ को हम लोग बोलते हैं बेटा हेनरी लॉ। उस लॉ को क्या बोलते हैं बेटा आपा हेनरी लॉ। तो अब ये क्या है इसको पहले तो ये याद रखिए, विद इंक्रीज इन द प्रेशर जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी गैस की वो इंक्रीज करती है। विद इंक्रीज इन द प्रेशर जो सोल्यूबिलिटी है वह इंक्रीज करेगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये ध्यान रखेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर आपके पास जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या करती है विद इंक्रीज इन द प्रेशर सोल्यूबिलिटी ऑफ ए लिक्विड गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड वो इंक्रीज करेगी बेटा बशर्ते टेम्परेचर आपके पास क्या हो कांस्टेंट हो। बात समझ में? हाउ? तो इसको अगर आपने समझना बेटा तो मान लीजिए इस बात को समझने के लिए आपके पास कोई भी एक बीकर है और उस बीकर के अंदर क्या है, सपोज कर लीजिए बेटा आपके पास क्या ये कोई भी एक बीकर है और जिसके अंदर क्या है कोई लिक्विड प्रेजेंट है इस तरह से। यहां पे आपके पास क्या कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है इस तरह से और इसके ऊपर यहां से आपने इसके ऊपर क्या किया सपोज कर लीजिए W1 वेट अप्लाई किया। तो हम लोग देखेंगे कि जो ये गैस मॉलिक्यूल्स थे बेटा ये सॉलिड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक गैस प्रेशर अप्लाइड नहीं था ना बेटा तो ये गैस मॉलिक्यूल और जो लिक्विड थे वो दोनों के दोनों क्या थे ऑलमोस्ट अलग अलग थे। बहुत ही लेस खुद में जो गैस थी वो बहुत ही लेस सोल्यूबल थी। जैसे ही अपन उसके ऊपर क्या किया प्रेशर अप्लाई किया तो वो प्रेशर अप्लाई करते ही क्या होगा ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड थे जो गैस थे जो वो लिक्विड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही बेटा अपन इस प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा इस प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मींस ये आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे ये गैस मॉलिक्यूल्स थे। अब W1 के बजाय सपोज कर लीजिए आप लोगों ने W2 प्रेशर अप्लाई कर दिया है। ये W1 है और ये आपके पास क्या बेटा W2 है।
अब आप लोगों ने क्या किया, ग्रेटर एक्सटेंट तक प्रेशर अप्लाई किया, तो अब क्या होगा, ये मोर गैस मॉलिक्यूल्स जो थे वो लिक्विड की तरफ मूव करेंगे और इनका जो डिसोल्यूशन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मोर डिसोल्यूशन मींस एक रेट जो है आपके पास आ जाएगी, जिस रेट के साथ क्या होगा, डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आपके पास है वो डिसोल्यूशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। मींस अगर आप लोग इसके ऊपर ग्रेटर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, तो क्या होगा, जो ये गैस वाटर मॉलिक्यूल थे वो भी वेपराइज्ड हो जाएंगे। तो यहां पे आपने याद रखना है कि जब आप प्रेशर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम कब आता है, एट इक्विलिब्रियम। जो भी रेट ऑफ क्या होगी, कंप्रेशन, जो आप लोग उसके ऊपर प्रेशर्स अप्लाई करते हैं, डिसोल्यूशन लिख दीजिए बेटा, क्या कहेंगे, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन आपके पास थी, अगर वो रेट ऑफ जो है इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर होती है, तो आपके पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। उसके मींस कहने का क्या, उस प्रेशर के बाद मोर गैस जो वो डिजोल्व नहीं हो पाएगी किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। मींस डिजोल्व कहां तक होगी, जो रेट, जब तक क्या होगा, जब तक ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन वो रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर नहीं होता है, या वेपराइजेशन के बराबर, इवेपोरेशन के बराबर नहीं होता है। बात समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा कि प्रेस विद इंक्रीज इन द प्रेशर, जो सोल्युबिलिटी है किसी भी पर्टिकुलर गैस की किसी लिक्विड के अंदर, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। कब तक इंक्रीज करती है बेटा, इक्विलिब्रियम तक। और इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब तक रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर ना हो जाए। बात समझ में आई? पक्का इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन मैंने कहा था कि इस इफेक्ट को हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। इस प्रेशर, इस इफेक्ट को किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं बेटा, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। अब वो हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, मींस आपने क्या करना है, इस प्रेशर के इफेक्ट को क्वांटिटेटिवली स्टडी करना है। वो हेनरी लॉ क्या कहता है, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, उसको देखिए बेटा आप ध्यान से। हेनरी लॉ आपके पास क्या है, जो हेनरीज लॉ है बेटा वो क्या कहता है, ये कहता है भाई, जो भी मास ऑफ द गैस डिजोल्व होगी, मास ऑफ द गैस डिजोल्व इन ए पर्टिकुलर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड। क्या है, जो अगर मान लीजिए m आपके पास क्या बेटा, मास ऑफ द लिक्विड, जो भी मास ऑफ द गैस है, m क्या बेटा, मास ऑफ द गैस जो डिजोल्व होगी, डिजोल्व इन ए लिक्विड। बात समझ में आ गई? m क्या बेटा, मास ऑफ द गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड। और क्या है बेटा, p प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, अप्लाइड ऑन द लिक्विड लिख दीजिए, या गैस भी बोल सकते हैं, प्रेशर जनरली गैस के ऊपर लगता है। समझ में आ गया? प्रेशर ऑफ द गैस लिख दीजिए आप लोग, इसको प्रेशर ऑफ द गैस लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाए, प्रेशर ऑफ द गैस। बात समझ? तो हेनरी लॉ क्या कहता है बेटा कि जो ये मास ऑफ द गैस डिसॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑन द गैस के बराबर। आई बात समझ? वी कैन से दैट m इज इक्वल टू kh इंटू p। अब यहां पे ये kh क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपके पास है। ये kh क्या बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, हेनरी कांस्टेंट। बात समझ गए बेटा? kh एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। अब एक यहां पे देखिए बेटा, मैंने क्या कहा है, मास ऑफ द गैस जो डिसॉल्व होगा, मींस मास ऑफ द गैस जो डिसॉल्व होगा वो किसको मेजर करता है, सोल्युबिलिटी को। जो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सोल्युबिलिटी को।
अब अगर ये सोल्यूबिलिटी को आपके पास रिप्रेजेंट करता है तो सोल्यूबिलिटी अभी मैंने बताया था किसकी टर्म में लिखते हैं आप, मोल फ्रैक्शन या मोलरिटी की टर्म में। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है सोल्यूबिलिटी की टर्म में डिफाइन करें तो आप लोग क्या कहेंगे, इसी हेनरी लॉ को सोल्यूबिलिटी की टर्म में क्या कहेंगे, जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी गैस की, क्या कहेंगे बेटा, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस वो क्या होती है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, या प्रेशर्स भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर्स अप्लाइड इट ऑन द गैस। बात समझ में आई बेटा? ये दूसरी फॉर्म में इसी हेनरी लॉ को क्या कहा जाएगा, जो भी आपके पास में क्या है, सोल्यूबिलिटी है किसी भी गैस की, समझ रहे हैं ना, सोल्यूबिलिटी का मतलब तो क्लियर हो चुका है ना बेटा। तो जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। अब क्योंकि मैं कह रहा हूं लोग सोल्यूबिलिटी को किसकी टर्म में लिखते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शंस की टर्म में, मींस XA ये मान लीजिए आपके पास क्या बेटा, मोल फ्रैक्शंस है भाई, ये क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन आपके पास है किसका, ऑफ द गैस। तो we can say that this XA is directly proportional to P. This mole fraction is directly proportional to PA, partial pressure of the gas. So it can be also write as XA is equal to KH into PA. इसी चीज को आप KLX कहा, KH is equal to XA is equal to KH into PA. KH एनर्जी कांस्टेंट है बेटा और PA आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर है अप्लाइड ऑन द गैस। बात समझ में आई? पक्का, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। तो इसी हेनरी लॉ की एक थर्ड स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है बेटा, वो ये लिखी जा सकती है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शंस के, या उल्टा बोल दीजिए, जो मोल फ्रैक्शंस होता है किसी भी गैस का वो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। बात समझ में आई? पक्का। तीन स्टेटमेंट आपके पास है बेटा एनर्जी लॉ की। पहली है मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन द गैस। दूसरी है सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। और तीसरी क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। बात क्लियर होगी बेटा? ये तीन डेफिनेशंस आप लोगों ने क्या करनी है, या इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी वेपर फेज का, क्या होता है बेटा, जो भी पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ ए वेपर फेज, वेपर फेज मींस क्या है, जो गैसियस स्टेट है बेटा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वेपर फेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शंस ऑफ द गैस की। बात क्लियर हुई? पक्का। हेनरी लॉ समझ में आया? पक्का। अब कुछ केसेस में तो क्या हुआ बेटा, हेनरी लॉ को डायरेक्टली पूछा जा सकता है, कुछ केसेस में के एच को पूछते हैं बेटा। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, के एच को पूछते हैं। के एच क्या बेटा, एक हेनरी कांस्टेंट है। तो ये हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। हर गैस के लिए जो हेनरी कांस्टेंट है वो आपके पास क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। हर गैस के लिए जो हेनरी कांस्टेंट है वो क्या आएगा बेटा, अलग अलग आपके पास आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो के एच की वैल्यू जितनी भी ग्रेटर होगी, के एच की वैल्यू जितनी भी आपके पास क्या होगी, ग्रेटर होगी बेटा। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ के एच, उतनी है जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस वो आपके पास क्या होगी, स्मॉल होगी। जो जितनी भी के एच की वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ के एच, जितनी भी वैल्यू जो है के एच की बेटा ज्यादा होगी, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ जो है के एच, उतनी है सोल्यूबिलिटी आपके पास क्या होगी बेटा, स्मॉल होगी। बात समझ में आई? पक्का। तीसरा आप लोग क्या कहेंगे, जो के एच आपके पास है उस के एच की वैल्यू
इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बेटा। जो के एच आपके पास होता है हेनरी कांस्टेंट, उस हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सोल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, उतनी कम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है, अगर आपके पास क्या बेटा टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस गैस की उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी क्या है, कम है। उस पर्टिकुलर गैस की पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, कम आपके पास हो जाएगी। बात समझ में आई? पक्का। इसके बाद एक टर्म और आपसे पूछी जा सकती है बेटा, वो होती है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। जो हेनरी लॉ है, उस हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है, ये आप लोग ये जरूर याद रखेंगे बेटा। मैंने कहा ना कि के एच नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। जो के एच है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। तो इन दैट केस जैसे वाटर आपके पास जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, अब हाइड्रोजन गैस को अगर आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसके लिए जो के एच आपके पास है, अब क्या है बेटा कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस और उसको आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं ना, तो उसके लिए के एच की वैल्यू क्या काफी ज्यादा मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल जैसे के एच की वैल्यू आपके पास आ गई 71.18। पर अगर इसी हाइड्रोजन गैस को अगर आप बेंजीन के अंदर डिजोल्व करते हैं, इसी हाइड्रोजन गैस को अगर आप बेंजीन के अंदर डिजोल्व करेंगे बेटा, तो इसके केस में के एच की वैल्यू जो वो आएगी 3.16। इट मींस क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन, मैंने कहा था जितनी भी के एच की वैल्यू ग्रेटर होगी सोल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो अब यहाँ पे वाटर के केस में के एच क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस की सोल्युबिलिटी वाटर में क्या है, कम है। और बेंजीन के केस में के एच की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन बेंजीन के अंदर जो है क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा। बात समझ में आई बेटा? के एच का फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछी जा सकती है, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ अप्लाई करने के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर बेटा एक नेसेसरी कंडीशंस होती है कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए। लिमिटेशंस क्या बेटा, जो भी टेम्परेचर आपके पास है हेनरी लॉ को अप्लाई करने के लिए टेम्परेचर हमारे पास जो लो होना चाहिए एंड प्रेशर शुड बी हाई। प्रेशर शुड बी हाई। बात समझ गए? टेम्परेचर जो लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, तो ही आपके पास क्या होगा, जो हेनरी लॉ है वो हेनरी लॉ क्या होता है, ओबे होगा। मींस क्या है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है ना बेटा, वो सॉल्यूशन आइडियली भी है वो करना चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन क्या है बेटा, आइडियली भी है वो करना चाहिए, तब जाके हेनरी लॉ क्या होता है, अप्लाइड होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, जो गैस है, जब भी आप लोग किसी गैस को किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम होती है कि वो उसके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकती है बेटा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, अमोनिया गैस है NH3, उसको अगर आप लोग वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो उसमें पूरी गुंजाइश है कि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बना ले। मींस वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है बेटा, एसोसिएशन। तो रूल ये हेनरी लॉ उस कंडीशन में भी क्या होगा, अप्लाइड नहीं होगा। हेनरी लॉ अप्लाइड होने के लिए क्या है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट उसमें डिजोल्व होनी चाहिए। वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शंस करके कंपाउंड या जो एसोसिएशंस को शो नहीं करनी चाहिए। ये क्या है, कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपके पास क्या होता है, हेनरी लॉ मींस इन कंडीशंस के ऊपर जो है हेनरी लॉ फेल हो जाता है। तो ये अगर कंडीशन नहीं है तो आप हेनरी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हेनरी लॉ आपके पास क्या होगा, अप्लाइड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये जो मैंने लिखी थी बेटा इसको जरूर थोड़ा करेक्ट करेंगे। टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या होना चाहिए, हाई, एंड प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, शुड बी लो। टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर लो अगर आपके पास है ना, तो आपके पास क्या होता है, हेनरी लॉ अप्लाइड होता है। मींस गैस बिहेव एज एन आइडियल बिहेवियर होना चाहिए गैस का।
तो आइडियल जो है बिहेवियर पे जो है हेनरी ला अच्छे से ओबे होता है। बात समझ में आ गई बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अगर कहा जाए तो नेक्स्ट आपसे कहा जाएगा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी ला। ये तो देखो बेटा मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से। पहली बात हेनरी ला की है, तीन स्टेटमेंट है, मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है अप्लाइड प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस या जो भी वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तीन डेफिनेशन है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है KH जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट तीन चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस जो है जैसे मैंने आपको बताया है, दूसरा जितनी भी KH की वैल्यू ज्यादा आपके पास होगी सॉल्युबिलिटी गैस की उतनी कम होगी, और KH की वैल्यू इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। एक बात और यहां से पूछी जा सकती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH। हेनरी कांस्टेंट को किस में मापेंगे बेटा, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो देखो बेटा क्या है ये, जो भी हेनरी कांस्टेंट आपके पास है वो पार्शियल प्रेशर्स की टर्म में होता है। इस इक्वेशंस को इस तरह भी लिखा जा सकता है जो हमने ये लिखी थी कि XA is equal to K into PA, means we can say that PA is equal to 1 by K into XA, और 1 by K means another constant आप लोग लिख दीजिए KH या कैपिटल K लिख दीजिए KH। तो ये यही ला उल्टा करके भी लिखा जा सकता है बेटा, XA is equal to KH into PA या PA is equal to XA X जो है KH into XA। ये इस तरह से आपके पास लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपने याद रखना था कि जो यूनिट है KH की वो किसके बराबर है, PA is equal to KH into XA। अब XA क्या है, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं बेटा, सॉल्यूट के निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो इट मींस दैट ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो यूनिट किसकी आएगी, PA is equal to क्या है, KH। तो KH की यूनिट भी आपके पास क्या होगी बेटा, एटमॉस्फेयर या बार। जो हेनरी कांस्टेंट है बेटा, उस हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो यूनिट है वो क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर। जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। इसके बाद ये बातें सारी क्लियर होगी ना बेटा। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट क्या बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब वो क्या है उसको देखिएगा बेटा ध्यान से। मुझे क्वेश्चंस आप लोग बताइए पहले, उससे पहले एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक्स को ओपन करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक को आप ओपन करते हैं ना, उसके जो खोलते हैं, तो आप लोग जैसे उसको खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, उसमें से कुछ बुलबुले ऊपर आते हुए नजर आएंगे। होता है सभी के साथ ऐसा, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो कारण क्या बेटा कि जब उसके अंदर XA जो भी गैस फिल की गई थी वो गैस फिल की गई थी लो प्रेशर्स के ऊपर। अभी मैंने बताया था कि वो क्या है, हेनरी लॉ है। तो उस पे जब गैस फिल की गई थी तो वो किस पे फिल की गई थी बेटा, लो प्रेशर्स के ऊपर। जैसे ही आपने उसको ओपन किया, अगर आप उसको क्या करते हैं बेटा, ओपन करते हैं तो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आएंगे। इट मींस दैट वहां पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो क्या इससे ज्यादा है, और अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी है और दूसरा जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो भी कंपैरेटिवली ग्रेटर है। तो इट मींस दैट जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज करने का मतलब क्या कि गैस के बुलबुले बढ़ के ऊपर आपके पास आ जाएंगे। ये बात समझ में आई। तो क्या कहना आप लोगों ने कि भाई जो भी सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास होती है, लिखना क्या है बेटा, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे पास होती हैं उन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की जाती है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके बेसिस पे फिल की जाती है, हेनरी लॉ के बेस पे। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की जाएगी वो किसके बेस पे की जाती है बेटा, हेनरी लॉ के ऊपर। तो एक तो बियर्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कैंस में, इन सब में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस क्या बेटा, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस है। दूसरा जो गोताखोर होते हैं, जो सी ड्राइवर्स होते हैं, जो समुद्रों के अंदर जाते हैं बेटा, अगर उनकी बात करें तो अब वो अपने साथ में गैस सिलेंडर लेके जाते हैं।
अब वो जो गैस सिलेंडर लेके गए हैं बेटा, उसके अंदर जो गैस फिल हुई है वो गैस भी किसके बेस पे फिल होती है? हेनरी लॉ के बेस पे। उसकी भी एप्लीकेशन, वो भी किसकी, जो भी गोताखोर होते हैं उन गोताखोर के सिलेंडर्स में जो गैस फिल की जाती है वो किसकी वजह से, किसके अकॉर्डिंग की जाती है बेटा? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो जनरली क्या होता है, अपन यहाँ पे रह रहे ना अपने इन्वायरमेंट में, अपने इन्वायरमेंट में क्या है? नाइट्रोजन है लगभग 78%, ऑक्सीजन है अप्रोक्सीमेटली 21%। अब हम लोग रहते हैं इस इन्वायरमेंट में बेटा, इसके अलावा कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे 0.03%, बाकी वाटर वेपर, हीलियम, नियोन, आर्गन सब कुछ प्रेजेंट है 0.97% में। तो अब अपन रहते हैं इस इन्वायरमेंट में, और जो गोताखोर हैं उनका जो सिलेंडर फिल किया जाता है उसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है लगभग 56.2% के आसपास बेटा, और ऑक्सीजन गैस उसके अंदर होती है 32% के आसपास, 32.1% लगभग आप लोग कह सकते हैं। साथ में उसमें क्या किया जाता है, जो नोबल गैस होती है ना, या तो हीलियम या नियोन, उसको फिल कर दिया जाता है बेटा। इसमें क्या होगी, हीलियम होती है लगभग 11% के आसपास, 11.7%। अब क्वेश्चंस काफी बार ये पूछा जाता है कि अगर हम लोग मान लीजिए जो गोताखोर है बेटा, वो गोताखोर को जो सिलेंडर दे रहे हैं उसमें 78% नाइट्रोजन और 21% जो ऑक्सीजन गैस फिल करें तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा बेटा कि क्योंकि सिलेंडर में फिल करना ना, तो सिलेंडर में हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। सिलेंडर के अंदर अगर हम फिल करेंगे तो क्या होगा बेटा, ग्रेटर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। और अगर ग्रेटर प्रेशर की जो नाइट्रोजन गैस अगर हमारे पास जाएगी या हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो फिर वो क्या है बेटा, बॉन्ड डिकम्पोजिशन, हमारे जो शरीर के अंदर बॉन्ड है उनको वीक कर देती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस हीलियम गैस को क्या करते हैं, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि इस नाइट्रोजन गैस को एक इनर्ट एटमॉस्फेयर मिला रहे, ताकि ये नाइट्रोजन गैस रिएक्ट ना कर सके। क्योंकि ग्रेटर प्रेशर पे ये भी पॉसिबिलिटी होती है बेटा कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके एनो नाइट्रस ऑक्साइड बना लें, तो वो तो बहुत खतरनाक हो जाएंगे फिर। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, हीलियम गैस को प्रोवाइड करते हैं ताकि ना तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच में रिएक्शन हो सके, मींस जो उसको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर मिला रहे, और दूसरा ताकि आपने पास जो भी साइड इफेक्ट्स है नाइट्रोजन गैस के ग्रेटर प्रेशर्स पे यूज करने के, उनको डिकम्पोज जो कम किया, ओवरकम किया जा सके, या उनको जो हम लोग जो बॉन्ड डिकम्पोजिशन है उसको कम से कम कर सके। बात समझ गए बेटा? एक इसकी एप्लीकेशंस होती है, जो लोग हाई एटीट्यूड के ऊपर रहते हैं, जो लोग क्या होते हैं ऊंचाइयों पे रहते हैं, तो आप लोगों ने देखा हुआ बेटा वो हमारे कंपैरेटिवली कम हाइट के होते हैं और कंपैरेटिवली उनकी जो एनर्जी है वो भी कम होती है। तो उसका कारण भी क्या है, यही हेनरी लॉ है। उस क्या होता है, जब जो लोग हाई एटीट्यूड के ऊपर आपके पास रहते हैं, जो ज्यादा ऊंचाइयों पे रहते हैं, तो वहां पे आपके पास क्या होगा बेटा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जो O2 का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। O2 का प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, और O2 का प्रेशर कम होने की वजह से उनके शरीर के अंदर जो है सोल्युबिलिटी है जो ऑक्सीजन गैस की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एनोक्सिया नाम की एक बीमारी हम लोग बोलते हैं, वो एनोक्सिया नाम की बीमारी उन लोगों को क्या है, हो जाती है बेटा। बात समझ में आई? तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। एक होती है जो हम लोग सांस लेते हैं, फंक्शन ऑफ लंग्स में भी हम लोग जो ये बोल सकते हैं कि हेनरी लॉ अप्लाइड होता है कि वो हमारे, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस जाती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस के साथ तो बहुत सारी गैसेज हमारे अंदर जाएंगी, लेकिन जो फेफड़े लंग्स है उनके पास ऑक्सीजन पहुंचती है, और वो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन वो फॉर्म कर लेती है। तो वो भी डायरेक्ट ओम्स लॉ की हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस आपके पास है। तो आई होप बेटा कि ये आपको हेनरी लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में आएगा बेटा, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ऐसे आ सकता है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मींस m इज इक्वल टू kx इंटू p, a लगा लीजिए, आप p लिख दीजिए, या जो xa है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है pa के, या pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो यहां से लिख दीजिए xa इज इक्वल टू k
इंटू पी ए, या इसको इस साइड लेंगे तो पी ए इज इक्वल टू 1/k इंटू एक्स ए, ये के एच हमने कह दिया, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। Partial pressure of a gas is directly proportional to mole fraction. Solubility of a gas is directly proportional to partial pressures. ठीक है, या के एच की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, के एच पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो ये जो वीडियो है ये हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, तो सभी के सभी अच्छे से देखेंगे इसको। बेस्ट ऑफ लक।